अब खबरें तफसील से। समाजवादी पार्टी के लोकसभा रुकन आजम खान के फर्जंद और यूपी असम्बली के रुकन असम्बली अब्दुल्ला आजम को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब्दुल्ला पर पासपोर्ट के लिए जाली दस्तावेज पेश करने का इल्जाम है। कुछ रोज कबल एक मकामी बीजेपी लीडर की शिकायत पर अब्दुल्ला के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया था। आज अब्दुल्ला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो अब्दुल्ला आजम को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। जाली दस्तावेज पेश करने के इल्जाम में अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लिया गया है। तारिक कमर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तारिक, कहां से अब्दुल्ला आजम को गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त की अपडेट क्या है? देखिए, बहुत अहम खबर है बिलखुसूस यूपी के हवाले से। जिस अंदाज से गुज़िश्ता कुछ दिनों में योगी गवर्नमेंट ने आजम खान पर शिकंजा कसा है, उस पस मंजर में अगर इसे देखें तो उसी का एक शाखसाना मालूम होता है। हालांकि देखिए, अब्दुल्ला आजम पर पहले से इल्जाम लगते रहे हैं। पहले गुज़िश्ता 2 साल पहले उनके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने 2 पासपोर्ट बना रखे हैं। उसके बाद ये इल्जाम लगा था कि साहब पासपोर्ट में उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपनी बदलवा रखी है। अब ये इल्जाम लगा है कि साहब जाली पासपोर्ट रखने का मामला है। दस्तावेज पासपोर्ट तो ठीक है, लेकिन दस्तावेज उन्होंने नकली इस्तेमाल किए थे। तो देखिए, मुख्तलिफ अंदाज की कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ और मुताबिक मौकों पर की गई हैं। तो अपने आप में ये बड़ी बात यह है कि जिस अंदाज से आजम खान के खिलाफ घेराबंदी हुकूमत ने की है, लोग इसको भी उसी का एक शाखाना तस्वुर कर रहे हैं और ये मानते हैं कि ये जो अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया है और बिलखुसूस उस वक्त हिरासत में लिया गया है जब वो यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। और आपने ये भी देखा है, बताते रहे अपने नाज़रीन को, आपके यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से भी जो नाजायज जमीन कब्जे करने के मामला हैं, वो आजम खान पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, कई शिकायतें सामने आई हैं। और अब ये अब्दुल्ला की गिरफ्तारी अपने आप में ये बताती है कि अभी जो हुकूमत की नाराजगी है, बरहमी है, या जो भी कहिए कि कानूनी शिकंजे कसे जा रहे हैं, उसमें कोई तरमीम या कोई ढीलपन का कोई अभी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और देखा जा सकता है, तसव्वुर किया जा सकता है कि आने वाला जो होगा वो आजम खान के लिए सख्त इम्तहानात का वक्त होगा। जाहिर है कि हुकूमत कोई भी ऐसे कदम छोड़ना नहीं चाहती है जिसकी बुनियाद पर उन्हें कुछ राहत मिले। और उसी का एक ये भी मामला है कि उनके बेटे को, जो खुद एक मतलब मेंबर असेंबली है, उनको उठा लिया गया है, यूनिवर्सिटी से हिरासत में दे दिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और ये देखना होगा कि आइंदा किस अंदाज से इसमें पेशरफ्त की जाती है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जिस वक्त अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार के बल्कि यूं कहें कि हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी का लफ्ज़ यहाँ मुनासिब नहीं है, तो उस वक्त अब्दुल्ला ने कुछ बदकलामी भी की है। हालांकि इसकी अभी कोई वीडियो हमारे पास बदकलामी की नहीं है, ताहम जो ज़राए के मुताबिक इत्तला रही, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ये ज़राई है और ये नाजायज तौर पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तारिक, अब्दुल्ला को कहां से गिरफ्तार किया गया और इस वक्त अब्दुल्ला को कहां ले जाया गया और क्या उनसे पूछताछ जारी है? हाँ, देखिए, अब्दुल्ला को यूनिवर्सिटी से ही गिरफ्तार किया गया है। वो जौहर यूनिवर्सिटी में मौजूद थे और अपने आप में ये बड़ी बात है कि जौहर यूनिवर्सिटी से अब्दुल्ला को हिरासत में ले लेना, जाहिर है पुलिस सीओ की गाड़ी में उनको लेके गई है। तो वो जहाँ लेके गई है ये तो अभी जगह का तयन नहीं है, ताहम इतना जरूर है कि मालूमात उससे की जाएगी, पूछताछ होगी, क्योंकि पुलिस का जो भी कदम होता है वो किसी भी इंक्वायरी के लिए होता है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के हवाले से, आजम खान के हवाले से। उत्तर प्रदेश के सियासी पस मंजर में इस खबर का अगर तजिया किया जाए, जायजा लिया जाए, तो ये हालात जो है अभी मजीद कुछ और रुख इख्तियार करेंगे और ये आजम खान को भी मुश्तइल कर सकते हैं। और आजम खान के जो चाहने वाले हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके लिए भी ये बड़ी खबर है। और देखिए, ये जो पूरा एक मुआशरा है, मुस्लिम मुआशरा, उसमें 2-3 दिन से ये इजहार किया जा रहा है कि आजम खान को हुकूमत घेर रही है, उनको फंसा रही है, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की साजिश है। तो ये लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन हुकूमत का मानना यह है कि जो कुछ भी बदगुमानियां हैं, जो कुछ भी कब्जे हैं, उनकी बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर तहकीक की जाएगी, उसके बाद आइंदा की पेशरफ्त की जाएगी। जोहर, बिल्कुल, कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि एक तरफ आजम खान पर लगातार केस पे केस, एक साथ 13 केस, उसके बाद पुराने कुछ केसेस जो जौहर यूनिवर्सिटी के थे वो खोले गए लगातार, और इस वक्त उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर फर्जी दस्तावेज के बुनियाद पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि आजम खान किसी न किसी बात का शाखसाना भुगत रहे हैं, उन पर शिकंजा कुछ ज्यादा ही कसा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तारिक की जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर उन्नाव इज्तिमाई असमत रेजी के मामले से। उन्नाव इज्तिमाई असमत रेजी के मुतासिर के हादसे का मामला, सीबीआई की 3 रुकनी जांच टीम जाएगी हादसे पर पहुंची और जांच के लिए सीबीआई की टीम रायबरेली में पहुंची है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त उन्नाव इज्तिमाई असमत रेजी के मुतासिर के हादसे के ताल्लुक से सीबीआई की 3 रुकनी जांच टीम जाए हादसा पर पहुंची है और इस वक्त
जांच के लिए सीबीआई की जांच टीम रायबरेली पहुंची है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घपला में ईडी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। चंडीगढ़ दफ्तर में एजेंसी फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। एजेंसी 38 करोड़ रुपए के घपले के सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। इस मामले में 3 दीगर शख्सियात के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल किया गया है और उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ जारी है। अमनदीप हमारे साथ लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अमनदीप, इस वक्त की ताजा सूरत हाल क्या है? तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के घपले के मामले में ईडी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ चंडीगढ़ में के दफ्तर में फारूक अब्दुल्ला से हो रही है। एजेंसी 38 करोड़ रुपए के घपले के सिलसिले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। 3 दीगर शख्सियात के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल किया गया है और उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से ईडी आज पूछताछ कर रही है। चंडीगढ़ स्थित ईडी के दफ्तर में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ हो रही है। और अगर पूरे मामले की बात करें तो यह मामला उस वक्त का है जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री थे। उसी वक्त में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा एक मामला था। उस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। दरअसल वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो फंड आया था उसके विकास के लिए बाकायदा उस फंड में कुछ फर्जीवाड़ा किया गया था। लेकिन इस मामले का आरोप कई बैंक कर्मियों पे लगा था, कई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों पे लगा था और पूरे क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ के तौर पे वहां के मुख्यमंत्री होते हैं, लिहाजा इसका आरोप फारूक अब्दुल्ला पर भी लगा। इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले ईडी ने इस मामले में कई बैंक कर्मियों से पूछताछ की और कई क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों से पूछताछ की और आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। क्योंकि बैंक कर्मियों से जब पूछताछ की गई और क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों से जब पूछताछ की गई तो कई महत्वपूर्ण जानकारी ईडी को मिला। उसके बाद उसी मामले को आधार बनाते हुए आज फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। हालांकि यह मामला बहुत पुराना है। साल 2015 में सीबीआई ने इस केस को दर्ज किया था और इस मामले में सीबीआई चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। लेकिन ईडी को जिस तरह से बाकायदा इंफॉर्मेशन मिला उसी के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के घपले मामले में ईडी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि यह मामला 2002 का है और जैसा कि शंकर ने बताया कि 2015 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में दीगर 3 शख्सियात मोहम्मद सलीम और एहसान मिर्जा और जम्मू कश्मीर बैंक के एक एग्जीक्यूटिव बशीर अहमद मिसगर के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल किया गया है। उनको भी ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन लोगों पर इल्जाम यह है कि इन लोगों ने फर्जी बैंक अकाउंट बनाकर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड का घपला किया है। ये कहा जा रहा है कि 43 करोड़, कई जराये से खबर यह है कि 43 करोड़ का ग्रांट था जिसका इन लोगों ने घपला किया है। ये घपला 2001 से 2011 के बीच में हुआ है और 2015 में सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया था। इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ जारी है। चंडीगढ़ के दफ्तर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ जारी है। ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया चंडीगढ़, जहां पर उनसे इस वक्त पूछताछ जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर के दौरे के दौरान पार्टी वर्करों पर जोर दिया है कि वो रियासत की खुसूसी पोजीशन के दिफा के लिए मुतहरिक हो जाएं। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती ने पार्टी वर्करों से कहा कि वो दीगर पार्टियों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी के वर्करों से भी राब्ता करें और उन्हें रियासत के खुसूसी पोजीशन और तशख्खुस को बचाने के लिए सियासी वाबस्तगी से ऊपर उठकर काम करने की तरगीब दें। रद्द अमल कैसा रहा?
देखिए, आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये है, यहाँ इसके बाद मैं प्रोग्राम जा रही हूँ, उसके बाद शोपियां, उसके बाद पुलवामा। हमको जो खास हमारे मखसूस वर्कर्स हैं उनसे मिले और उनको मैंने गुजारिश की कि वो अपने अपने इलाके में जो हमारे दूसरी जमातों के कारकुन साहिबान हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो, जी, और जो बाकी लोग हैं उनको, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बन रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस पे एक हमला होने की तैयारी हो रही है, इसके बारे में आपस में मिल बैठ के बात करें। उनको बोले कि हमारी पॉलिटिक्स अलग अलग है, मगर इस वक्त हमें जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस बचाने के लिए इकट्ठे होना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए और किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए इकट्ठे बैठ के तैयारी करनी। और आपको एक बार फिर से बता दें कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घपले मामले में ईडी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ इस वक्त कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चंडीगढ़ के दफ्तर में बुलाया गया है, जहां पर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। एजेंसी 38 करोड़ रुपए के घपले के सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। अमनदीप हमारे साथ मौजूद हैं। अमनदीप, इस वक्त की ताजा सूरत हाल क्या है? ठीक है, हेलो जी अमनदीप, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो इस वक्त ईडी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। ताजा जानकारी क्या है इस मामले में? जी बिल्कुल गौहर, हम आपको ईडी दफ्तर की तस्वीरें ही दिखा देते हैं। आप लाइव तस्वीरें ईडी दफ्तर की यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका और लगातार जो परिवर्तन निदेशालय है वहाँ पर पूछताछ हो रही है फारूक अब्दुल्ला से। लगभग माना जाए कि 11 से 12 बजे के बीच वहाँ पर वो पहुँचे थे और जो सियासी जो माहौल है वो ज़रूर उनके पूछताछ से गरमाया हुआ है। हालांकि CBI ईडी के जो उनकी तरफ से वकील जो फारूक अब्दुल्ला के थे वो भी साथ में उनके आए थे, लेकिन ईडी ने उनके वकील को अंदर नहीं जाने दिया, उनके वकील को बाहर ही रोक दिया गया था। और फारूक अब्दुल्ला को भारी सुरक्षा के जो घेरा था, ईडी के कार्यालय में वो पहुंचे थे, वहां पर वो अंदर उनकी जब गए तो वहीं पे जाके उनसे पूछताछ शुरू की गई। हालांकि जो उनके वकील को है उनको अनुमति अंदर जाने की यहां पर नहीं दी गई है, इजाजत उनको नहीं दी गई और जो पूछताछ का समय है वो लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। लगातार उनसे पूछताछ जारी है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो मामला था, 3 बोगस चेक में जो फंड था जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया था उसको डाइवर्ट करने का मामला आप कह सकते हैं, या फिर उनको 3 बोगस चेक में जो है गबन का मामला जो था वो सामने है। तो उसी को लेकर अब फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ हो रही है और बड़ी जानकारी जो निकल कर आई है कि इसके बाद एक बार फिर, अभी हालांकि पूछताछ आज हो रही है, इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो फारूक अब्दुल्ला को वापस पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जो बाकी 3 सदस्य हैं जिनमें क्रिकेट एसोसिएशन के वो प्रधान खुद फारूक अब्दुल्ला थे और जो 3 और मेंबर थे जिनके खिलाफ CBI की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी उनको भी बुलाया जा सकता है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला को भी दोबारा बुलाया जा सकता है और बाकी जो 3 मेंबर थे उनको भी पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है। हालांकि अभी जो मामला है वो लगातार जो जांच है वो जारी है, 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और कहीं ना कहीं अब फारूक अब्दुल्ला से जो सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं उनमें बोगस चेक का मामला सबसे अहम है कि जो 3 बोगस चेक थे उनसे आखिरकार फारूक अब्दुल्ला का ताल्लुकात क्या था, क्या उनके कहने पर कोई प्रमोशन किया गया जिसके बाद ये फंड ट्रांसफर किए गए। जो प्रचार प्रसार का पैसा था लगभग 114 करोड़ की जो कुल राशि थी उसमें से 38 करोड़ का मामला बताया जाता है कि उन रकम को डाइवर्ट किया गया 3 खातों में, 3 चेक्स में जो बोगस अकाउंट नंबर थे, बोगस अकाउंट्स में उन 3 जो मनी थी जो 3 बोगस अकाउंट में उनको डाल दिया गया, जिसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ, चार्जशीट दाखिल हुई, 4 लोगों के नाम सामने और अब फारूक अब्दुल्ला को चंडीगढ़ के सेक्टर 18 के जो ईडी का दफ्तर है वहां पर लगातार पूछताछ हो रही है। और जब फारूक अब्दुल्ला बाहर आएंगे तो सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि वो मीडिया से बातचीत करें। हालांकि उनके वकील अंदर नहीं गए, उनके वकील को अंदर जाने नहीं दिया गया है, तो जब वो बाहर आएंगे हो सकता है वो मीडिया से बातचीत करें, हो सकता है वो ना बातचीत करें। पर क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, जम्मू कश्मीर के चुनाव से ऐन पहले फारूक अब्दुल्ला को अमनदीप मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि जम्मू कश्मीर के इंतखाबात बहुत नजदीक हैं और पिछले कुछ दिनों में फारूक अब्दुल्ला बयान भी देते हुए आ रहे हैं। पार्लियामेंट में के बाहर भी उन्होंने काफी बयान दिए, कुछ ऐसे बयान थे जो बीजेपी के या हुकूमत के खिलाफ भी कह सकते हैं उसको। तो इसमें सियासी हल्के में क्या रद्द-ए-अमल है, पॉलिटिकल सर्कल में क्या इसका रिएक्शन देखा जा रहा है? बिल्कुल गौहर, आप समझ सकते हैं कि चुनाव 2 राज्यों में होने वाले हैं। अहम राज्य हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर, दोनों में माना जा रहा है कि एक साथ चुनाव हो सकते हैं और दोनों के जो बड़े विरोधी नेता हैं उन्हीं को अगर ईडी पूछताछ कर रही है, CBI की छापामारी हो रही है, उसी को लेकर कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है कि चुनाव नजदीक आ गए इसलिए ये पूछताछ हो रही है। कांग्रेस भी अपने नेताओं के बारे में यही कह रही थी, जैसे कुलदीप बिश्नोई के हरियाणा के बड़े नेता, उनसे पूछताछ हुई और इसी ईडी दफ्तर में 2 दिन पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से पूछताछ हुई।
थे तो तब भी सवाल उठे थे कि बदलाखोरी की राजनीति हो रही है, चुनाव नजदीक हरियाणा के। और इसी मामले को लेकर क्योंकि 35A का जो मुद्दा है उसमें कल ही उन्होंने बयान दिया था कि एक सर्वदलीय मीटिंग बुला ली जाए, उस मुद्दे को हम 35A को हटाना नहीं चाहेंगे, 370 का मामला हो, धारा 370 का। इसके अलावा और जो मुद्दे हो, फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं मुखर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अब जो एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो तो पहले ही बयान जारी कर चुके हैं। आपको याद होगा 2013 में जब ये जांच शुरू हुई थी तभी एनसी ने कहा था कि पाक साफ निकलेंगे फारूक अब्दुल्ला, आप कोई मर्जी जांच करवा लीजिए, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। उनके बेटे तब के मुख्यमंत्री थे अमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि जब जांच पूरी होगी तो फारूक अब्दुल्ला पे कोई दाग नहीं होगा। इसी तरह की आज जो जांच हो रही है इसको एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पक्ष होगा वो साफ होगा कि चुनाव आ गए हैं और मोदी साहब अपने विरोधियों को चुप कराना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं और उसी की राजनीति आज हो रही है। हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया, जो आपको शंकर आनंद भी पहले बता रहे थे कि ईडी की तरफ से साफ किया गया है कि चुनाव देखकर ईडी किसी की तरह की जांच नहीं करती। ईडी कभी भी जांच कर सकती है, बड़े चुनाव हो ना हो तब भी जांच की जा सकती है। लेकिन बड़ा मामला है सीबीआई की तरफ से चार्जशीट और इसके बाद फारूक अब्दुल्ला से अब 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है और लाइव तस्वीरें हम आपको ईडी दफ्तर से दिखा रहे हैं। पूछताछ जो है फारूक अब्दुल्ला से लगातार यहां पर ईडी के दफ्तर में जारी है। जी गौहर। अमनदीप, जम्मू कश्मीर की जो मेन पार्टीज है जैसे पीडीपी है, पीडीपी का तो फिलहाल ऐसा लगता है कि उसका पत्ता ही साफ हो गया क्योंकि पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें पीडीपी ने बीजेपी के साथ में अलायंस किया था। बचती है कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में बीजेपी को यह साफ पता है कि कांग्रेस का इस वक्त खुद का कोई लीडर नहीं है, तो कांग्रेस से हमारा ज्यादा मुकाबला नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में घुसने के लिए क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है और बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रही है, तो ऐसे में उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राउंड लेवल वर्किंग स्ट्रैटेजी है बहुत स्ट्रांग है। तो क्या इस चीज को हम दोबारा उस चीज से देख सकते हैं कि अपने जो ऑपोजिशन को, अपने मुखालिफिन को गिराने के लिए, दबाने के लिए बीजेपी ये कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल गौहर, आप समझ सकते हैं कि पीडीपी वाकई ही इस वक्त जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और जो कश्मीर का इलाका आता है बीजेपी कहीं ना कहीं जरूर चाहेगी कि वहाँ से कुछ ना कुछ मिले। अगर बीजेपी को अपने दम पर जम्मू और कश्मीर में सरकार बनानी है तो कश्मीर से कुछ सीटें तो चाहिए। तो हो सकता है कि बीजेपी चाहती हो कि विरोधियों को कमज़ोर ही इतना कर दिया जाए कि वो, जैसे हम पहले कह रहे थे कि एनसी का पक्ष तो यही रहने वाला है कि हमें दबाने की कोशिश हो रही है, जी चुनाव आ गए हैं इसलिए हमें अब कहीं ना कहीं पोलिटिकली बैकफुट पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। और अगर फारूक अब्दुल्ला जैसे जो मुख्य लीडर हैं एनसी के, उन्हीं को अगर इस तरह ईडी जांच करते तो परसेप्शन लोगों के मन में जरूर जाता है। और बीजेपी जो लगातार कोशिश कर रही है कि अपने दम पर जम्मू कश्मीर में, हालांकि कश्मीर के बिना पॉसिबल नहीं होगा, तो अपने दम पर कुछ ना कुछ सत्ता में आया जाए। और कहीं ना कहीं बीजेपी चाहेगी कि अगर एनसी वर्सेस मुकाबला होता है तो जम्मू में भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस ना हो, वहां पर सिर्फ बीजेपी ही दिखाई दे। अगर बीजेपी जम्मू में क्लीन स्वीप करती है तो बाद में जाकर उसको कश्मीर में अपने हालात देखने होंगे। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं जरूर चाहेगी कि जो मुकाबला है अगर वो बीजेपी वर्सेस एनसी हो रहा है तो कहीं कांग्रेस और पीडीपी तो उसमें आए ही ना और एनसी इतनी कमजोर हो जाए कि हमें उसका फायदा मिले। और इसी को लेकर हालांकि ईडी की जांच को कितना उससे जोड़कर देखा जा सकता है, यह अलग सवाल। अगर ईडी जांच कर रही है, ईडी का पक्ष है कि हम चुनाव देखकर जांच ही नहीं करते, हम तो कभी भी जांच कर सकते हैं। हालांकि विरोधी कह रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब ही ईडी क्यों जांच करती है, लेकिन ईडी कह रही है जी हम कभी भी चुनाव जांच कर सकते हो। तो इसी को लेकर कि पीडीपी अगर राजनीतिक जो सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का उससे बाहर हो गई है या कमजोर हो गई है और एनसी को लग रहा है कि अब मौका है, वो एनसी या फिर कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी ये शो करना चाहती हो, कम से कम जम्मू के वोटरों में एक परसेप्शन डालना चाहती हो कि आप देखिए एक एनसी किस तरह से एनसी के हालात हो गए हैं, एनसी के नेता गप्पड़ों के मामले में फंसे हुए हैं, गबन के मामले में फंसे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस भी जम्मू में विकल्प ना रहे, जम्मू में विकल्प सिर्फ बीजेपी रहे और कश्मीर में बीजेपी कुछ निकाल के लिए आए। तो हो सकता है कि वो परसेप्शन बीजेपी क्रिएट करने की कोशिश करे। लेकिन एक बार अगर उससे जोड़कर ना भी देखें तो जांच जो है वो हो रही है, पूछताछ हो रही है और माना जा रहा है कुछ मिनटों में पूछताछ खत्म होगी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के वकील को यहां पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है, वो बाहर ही हैं और ईडी की तरफ से लगातार अब 2 घंटे से 2.5 घंटे का समय हो चुका है, पूछताछ जारी है। मतलब फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ जारी है, पिछले 2 घंटे से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ जारी है। अमनदीप बहुत शुक्रिया, आपसे फिर जानकारी लेंगे इस बारे में। आगे बढ़ते हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से बड़ी खबर। खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमले का अंदेशा है। खुफिया ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा पर हमला हो सकता है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को इस हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह भी बताया जा रहा है कि हुकूमत के पास कई यात्रियों के यात्रा रद्द करने की भी जानकारी है। ज़राए के मुताबिक इन यात्रियों ने खौफ की वजह से अपनी यात्रा को रद्द किया है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया गया है। यात्रियों की हिफाजत के लिए इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया है।
मुल्क में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वापस भेजने के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे के मुताबिक 1 जनवरी 2016 और अप्रैल 2018 के बीच 489 गैर कानूनी बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 480 कैदियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि किसी भी रोहिंग्या को हिरासत में नहीं लिया गया है और ना ही वापस भेजा गया है। तलाक सलासा बिल को मुजरिमाना अमल करार दिए जाने पर नाराजगी का मुस्तकिल इजहार किया जा रहा है। सुलेमान साद ने कहा कि हम हुकूमत के इस फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। यही कहते आए हैं कि ये एक सामाजिक मसला है और सिविल मैटर को क्रिमिनलाइज करने की तरफ ले जाना सरकार का दुस्साहस है और ये गलत फैसला है। इसलिए हम अपोज कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए कि आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि इस्लाम में शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस होती हैं, जब वो टूटती हैं तो उन कंडीशंस के बुनियाद पर मुकदमे होते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनलाइज नहीं होता है। लेकिन सरकार ने हठधर्मी से बिल पास करा दिया, राज्यसभा से भी पास हो गया है। जाहिर है, जैसा आपने कहा, कानून बनना तय है, लेकिन कानून को हम चैलेंज करेंगे। पहले तो सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे, उसकी मेरिट्स के बुनियाद पर चैलेंज करेंगे। बिल पास होने के बाद मिले जुले तासुरात आ रहे हैं। इसी ज़िम्न में कुछ मुस्लिम खवातीन बीजेपी के सीनियर लीडर विजय गोयल की रिहाइश गाह पर पहुंची और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि मुस्लिम खवातीन को इस बिल का अरसे से इंतजार था। महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती थी। उनको लगता है कि ट्रिपल तलाक एक ऐसा अभिशाप था जिसमें 3 बार तलाक बोलकर पुरुष जो हैं छुट्टी पा जाते थे और उनको छोड़ देते थे बेसहारा, उनको भी और बच्चों को भी। मोदी जी ने पहली बार उनकी तरफ ध्यान दिया और लगातार जब तक ये बिल पास नहीं हो गया तब तक वो लगे रहे। आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, आम आदमी पार्टी, जिन्होंने केवल मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, आज भी जो एक अच्छा सामाजिक सुधार हो रहा था उसका उन्होंने विरोध किया। ये देखकर बड़ा दुख होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिल पास हो गया है। आई थिंक मोदी जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिस तरह भी उन्होंने ये सब करा है, बहुत दिल से धन्यवाद। ये है कि अपने सही है, जो मोदी कर रही है ना बहुत सही कर रहे हैं। और बहुत उसका कोई ऐसी बात नहीं है, मगर जो हमें बहुत अच्छा लगा कि जो मोदी ने इतना करा, हेल्प करी है। कर ली है। मेरे 4 बच्चे हैं, ना देखता बच्चों को और है ना कुछ देता बच्चों को। इतनी मैं परेशान हूँ ना, तलाक भी नहीं दे रहा तलाक भी मुझे। तू मुझे तलाक दे दो, जब भी मुझे सब्र आ जाएगा। मुल्क भर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। बनारस से भी आज़मीन हज का काफिला रवाना हुआ। रवानगी से कबल चंद आज़मीन से बात की हमारे नुमाइंदे उपेंद्र द्विवेदी ने। महसूस कर रहे हैं कि जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते कि जिंदगी में एक बार ये खुशी मिलती है और जैसी खुशी होना चाहिए आप उसे जो है समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि जिंदगी में एक बार फर्ज और रहने की खुशी मिलती है और मतलब सबसे ज़्यादा सबसे अधिक खुशी मिल रही है कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये ज़िंदगी का सबसे अहम मौका है। अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया है, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी सआदतमंदी है। इससे बड़ी सआदतमंदी नहीं हो सकती है। एक जगह तमाम इबादतों को अल्लाह ताला ने इकट्ठा कर दिया है। अपना घर द्वार छोड़ करके अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए काबा शरीफ जाता है। हर कदम के बदले करोड़ों नेकियां मिलती हैं। अल्लाह ताला उस हाजी को मग़फ़िरत फरमाता है। वो जो जिसके लिए दुआएं करता है उसकी मग़फ़िरत होती है, उसके मुआविनीन की मग़फ़िरत होती है। अल्लाह ताला ये सआदतमंदी हर एक को नहीं देता। अल्लाह की जिस पर ख़ास नज़र रहमत होती है, अल्लाह जिसको नवाजता है वही हज के ले जाता है। ये अल्लाह के हम बहुत शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया तो हर हाल में है। तो ये अल्लाह ने तो नवाजा है। उर्दू अदब को हकीकत पसंदी से रोशनास कराने वाले अजीम अदीब प्रेमचंद का आज यौम विलादत है। अदबी हलकों पर उनके कारनामे रोशन हैं। मुंशी प्रेमचंद को अदब में कौमी एकता और मुश्तरका तहजीब और सकाफत का अलमबरदार कहा जाता है। आप देखिए मुंशी प्रेमचंद पर यह खास रिपोर्ट। मुझे दें इजाज़त। आदाब। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। इन्होंने बैक वक्त मुख्तलिफ असनाफ में तब आजमाई की और बड़ी कसरत से
नॉवेल और अफसानों के अलावा इंशाई और ड्रामे भी लिखे। इनका असली नाम धनपत राय है, लेकिन कलमी नाम प्रेमचंद इख्तियार किया। 31 जुलाई 1880 में मुंशी अजायब लाल के यहाँ जिला वाराणसी लम्ही में पैदा हुए। प्रेमचंद ने इब्तदाई तालीम के बाद BA की डिग्री हासिल की, जबकि बाकायदा अदबी जिंदगी का आगाज 1901 से हुआ। इनका पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन शाया हुआ, जिस पर हुकूमत बरतानिया ने पाबंदी आयद कर दी और सोज़े वतन की कॉपियां नजरे आतिश की गयी। प्रेमचंद वाहिद ऐसे अफसाना निगार हैं जो उर्दू और हिंदी दोनों जबानों की जानने वालों में यकसा मकबूल हैं। प्रेमचंद के मौज़ूआत इस्लाही रहे और इन्होंने अपने नॉवेलों और अफसानों के जरिए समाज की इस्लाह की कोशिश की। प्रेमचंद के अफसानवी मजमुओं में सोज़े वतन, प्रेम 25, प्रेम 32, खाके परवाना, ख्वाब ख्याल, फिरदौसे ख्याल, प्रेम 40, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह, वारदात वगैरह शामिल हैं। नॉवेलों में इसरार मुआबिद, गोदान, हम खरमा व हम सवाब, जलवे इसार, बाजार हुस्न वगैरह अहमियत के हामिल हैं। मुंशी प्रेमचंद को अदब में कौमी एकता और मुश्तरका तहजीब और सकाफत का अलंबरदार कहा जाता है। प्रेमचंद की तख्लीकात में रोमानियत और हकीकत निगारी का इम्तिजाज देखा जा सकता है। इनकी लाजवाल फिक्शन निगारी ने इन्हें उर्दू अदब के अलावा दिगर जबानों में भी जिंदा जावेद कर दिया। प्रेमचंद 8 अक्टूबर 1936 को इंतकाल कर गए। उर्दू अदब में इनके कारनामे अजहर मिन अश-शम्स हैं, जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।